रईस ज़्यादा हाथ में शराब की बोतल थामे लड़खड़ाती हुई टांगों के साथ निम्रा की कलाई को मजबूती से थामे उसके सर पर ली हुई चादर को उतारकर दूर फेंकता कहने लगा, किस दुनिया से आई हो? जानती हो जिंदगी का मज़ा तो इन रंगीनियों में है। चलो आज रात तुम्हें भी इन रंगीनियों का पता तो चले। निम्रा को अजीब सी वहशत होने लगी। वो मुसलसल रोई जा रही थी, मिन्नत तरले वास्ते डाल रही थी। खुदा का वास्ता है मुझे जाने दो, मैं तो यहाँ मदद मांगने आई थी, मगर आज रात मुझे शिद्दत से एहसास हुआ ये दुनिया एक जवान लड़की के लिए किस कदर तंग है। उस रईसज़ादे के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। जब वो बात करता निम्रा अपना चेहरा पीछे को करती, कहने लगा, अगर ये जवान लड़की चाहे तो ये दुनिया उसके लिए बहुत वसी हो सकती है। बस तुम्हें भी थोड़ा ताउन करना होगा। लो तुम भी तो चखो शराब को, जो तुम्हें वो सुकून देगी जो तुमने ज़िंदगी में कभी महसूस ही नहीं किया होगा। हर तरह की मुमकिन कोशिश कर रही थी अपनी जान बचाने की। वो चीखने लगी। वो कहकहा लगाता हंसने लगा, कहने लगा, चीखो और देखो कौन तुम्हारी चीखों को यहाँ पर सुनेगा। यहाँ हर कोई अपने ही नशे में मस्त है। इर्द गिर्द निम्रा की गर्दन को मोड़कर कहने लगा, वो देखो ये भी तो लड़कियाँ ही हैं, कैसे खुद भी इंजॉय कर रही हैं और अपने आशिकों के दिलों को भी लुभा रही हैं। निम्रा अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी अपनी जान बचाने की। जैसे उस लड़के ने निम्रा की कलाई को उससे खींचा, क्लब के साइड पर एक रूम में उसे ले जाने लगा। कहने लगा, ये स्पेशल रूम है, आओ तुम इसकी ज़रा सैर करो। निम्रा वहीं ज़मीन पर बैठ गई, मगर वो बिगड़ा रईस कहाँ रहम खाने के हालात में था। उसने निम्रा की कमीज़ को पकड़कर कहने लगा, चलती हो या फिर यहीं सबके सामने तुम्हें बेलिबास कर दूं? तुम मेरी ही नहीं, ना जाने कितनों के सुकून का बाइस बनोगी। वो रोने लगी। जब उस लड़के ने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। उसकी तो आंखों के आगे जैसे अंधेरा सा छा गया। निम्रा अपने बाजू अपने सीने पर रखती खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो इर्द गिर्द देखकर अपना दुपट्टा देखने लगी। अभी उसने ये नहीं देखा था कि उसकी जान बचा कौन रहा है। वो तो भागने लगी थी वहाँ से। वहाँ फर्श पर पड़ा एक साइड पर उसका दुपट्टा गिरा था, जिसको ना जाने कितने लोगों ने अपने कदमों तले रोन दिया था। म्यूज़िक अचानक बंद हुआ। सब लोग ही उस नशे से बाहर आते अपनी आंखों को मलते इस लड़ाई को देखने लगे। जब वो अमीर ज़्यादा अपनी जान बचाने के उसे लाले पड़े हुए थे। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर उससे हाथ पाई को रोका। उसे मारने वाला कोई और नहीं, चौधरी उसामा था। चौधरी उसामा जो उस रात अपने दोस्त के साथ क्लब में आया था। उसकी नज़र अचानक ही जब निम्रा पर पड़ी, उसे पहले तो ये सब हकीकत ही ना लगा। क्लब की एक साइड पर एक लड़का मज़ीद उसे हरासा कर रहा था। उसने आओ देखा ना ताओ एक ही जस्त में उस पर झपट पड़ा। उसे तो ये सब एक मोजज़ा लग रहा था। निम्रा क्लब में जब वो लड़ाई से फारिग हुआ, उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। उसे निम्रा कहीं नज़र नहीं आई। सोचने लगा शायद वो मेरा वहम थी जो मुझे हर जगह वही नज़र आ रही थी। लेकिन उसका दिल बात मानने को तैयार नहीं था। उसने बाकायदा तौर पर अपनी आंखों के सामने निम्रा को देखा था। उसने क्लब में चारों तरफ देखा, मगर कहीं नज़र ही नहीं आ रही। भागकर बाहर निकला, गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि एक लड़की अभी यहाँ से निकलकर बाहर मेन रोड की तरफ गई है। चौधरी उसामा ने कोई गफलत ना बरती, गाड़ी में बैठा रोड पर निकला। उसे यकीन था कि वो यहीं कहीं होगी। निम्रा बेचारी रात के आखिरी पहर धर बधर धक्के खा रही थी। चौधरी उसामा ने जब सामने जाती हुई निम्रा को देखा, गाड़ी को ब्रेक लगाई, तेज़ कदमों के साथ भागता हुआ उसके पास गया। चौधरी उसामा जैसे ही उसके पास गया, वो बेचारी डर के मारे चीखने लगी। एक तो रात का अंधेरा था, ऊपर से उसे था ना जाने उस वक्त कौन मर्द उसे तंग करने आ गया। उसने निम्रा के मुंह पे हाथ रखा, उसे चीखने से रोका और साथ ही कहा, निम्रा मैं हूँ चौधरी उसामा, तुम्हारा शौहर। कहाँ थी तुम? जानती हो पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था और आज तो मुझे वली यहाँ पर ले आया, वो भी ज़बरदस्ती। शायद ये तुम तक पहुँचने का कोई इशारा ही था और मैं भी बिना मना किए उसके साथ चला आया। चलो मेरे साथ।
निम्रा को यकीन नहीं आ रहा था, मगर वो उसे पकड़े हुए साथ अपने लिए गाड़ी में बिठा था। कुछ पल खामोशी तारी रही गाड़ी में। वो उसे देखता रहा। निम्रा नजरें झुकाए मुसलसल रोए जा रही थी। आंसू तो उसामा के भी नहीं रुक रहे थे, जैसे अल्लाह ने उसकी दुआओं को सुन लिया हो। वो उसके लिए मज़ीद कोई ज़्यादा लंबी आजमाइश नहीं लिखी। निम्रा का चेहरा उस वक्त उसके कर्ब के, उसके दर्द की दुहाइयाँ दे रहा था। उसके बिखरे बाल, चेहरे पर खरोंचों के निशान। वो बड़ी मोहब्बत से उसके चेहरे पर अपना हाथ रखते कहने लगा, मैं बहुत बड़ा बदनसीब हूँ जिसने तुम्हारी कदर नहीं की। मगर वो तो बुत बने बैठी थी। वो इस बात से ना वाकिफ़ कि उसामा उससे मोहब्बत करता है। कहने लगी, आप मुझे कहीं छोड़ दें और अपने घर जाएं। मेरा आपकी ज़िंदगी से या आपका मेरी ज़िंदगी से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। चौधरी उसामा को ऐसे लगा जैसे उसका दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया। बरसों बाद अगर उसे मिली भी तो उसने क्या तकाजा किया कि वो इसे छोड़ दे। कहने लगा, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं बात का आगाज़ कहाँ से करूं? तुम्हारे साथ जो जुल्म ज़्यादतियाँ हुई हैं वो तुम्हारे चेहरे का कर्ब मुंह बोलता सबूत है इस चीज़ का। क्यों मैं भूल गया था कि तुम भी एक इंसान हो। क्या तुम कुछ देर के लिए इन बातों को अपने दिमाग से निकाल कर पुरसुकून नहीं हो सकती? बहुत दुख झेल चुकी हो तुम। वो खामोश हो गई। थोड़ी देर में चौधरी उसामा ने ड्राइव किया। जब वो एक बहुत ही वीआईपी सी जगह पर जाकर गाड़ी रुकी, एक खूबसूरत सी बिल्डिंग के आगे वो गाड़ी से उतरा। कहने लगा, उतरो। उसके दिल में अब खौफ के साए मंडलाने लगे। ना जाने ये चौधरी उसामा उसे कहाँ लेकर आया, क्या करेगा वो उसके साथ। जी तो उसका चाह रहा था कि वो खुद का गला घोंट दे, अपना किस्सा ही ख़त्म कर दे, मगर ये भी तो उसके बस में नहीं था। वो बैठी रही। चौधरी उसामा गाड़ी की दूसरी तरफ आया। निम्रा की साइड का दरवाज़ा खोला, उसका हाथ थामा। निम्रा का हाथ थामते हुए उसामा का हाथ भी कपकपाया था। कहने लगा, डरो मत, भरोसा रखो मुझ पे। भरोसे के लफ्ज़ पर निम्रा ने एक सवालिया नज़र उसामा के चेहरे पर ढाली, मगर मुझसे कोई लफ्ज़ अदा ना किया। वो खुद को अपने रब के हवाले कर चुकी थी। बिल्डिंग में दाखिल होती उसने अपने फ्लैट का ताला खोला, निम्रा को लेकर अंदर दाखिल हुआ। निम्रा ने चारों अतराफ नज़र दौड़ाई। एक प्यारा फ्लैट जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ सेट थी, मगर रहने वाला उसमें कोई नहीं नज़र आ रहा था। चौधरी उसामा खुद ही बोलने लगा, ये मेरा फ्लैट है और तुम्हारे लिए सबसे महफूज जगह, इसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकती। निम्रा अपने हाथों को मसलती वहीं पर खड़ी रही। उसामा कहने लगा, बैठोगी नहीं? तुम इसे अपना घर समझो, बल्कि आज से ये मेरा नहीं तुम्हारा घर है। निम्रा को यकीन नहीं आ रहा था कि यूं अचानक किस्मत उस पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई। यही उसामा था जिसने उसके साथ निकाह करके उसे देखना तक गवारा ना किया। बीवी का दर्जा देना तो बड़ी दूर की बात थी। वो इसे फटी फटी निगाहों से देखे जा रही थी। कहने लगा, जानता हूँ तुम्हारे दिल में जो सवाल उमड़ रहे हैं सबका जवाब दूंगा। अभी इस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं है, तुम बैठो, मैं कुछ खाने के लिए देखता हूँ। चौधरी उसामा का ये फ्लैट शहर में था। जब कभी वो गांव से शहर आता तो यहीं पर स्टे करता। उसने किचन में देखा, फ़िलहाल जो मुनासिब लगा वो मिला। वो दोनों ने खाया। कहने लगा, मैं तुम्हें किसी चीज़ पर तंग नहीं करूँगा, रिलैक्स होकर रहो। बस ये मत समझना कि मुझे तुमसे कोई मतलब है, कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। बस जो माजी में गलतियाँ कर चुका हूँ उनका अजाला करना चाहता हूँ। अजाला का लफ्ज़ सुनकर निम्रा को वो बीते 3 साल याद आने लगे। फिर उस शेल्टर होम में गुजारा हुआ 1 महीना इन 3 सालों से ज़्यादा मुश्किल था। वो ना चाहते हुए भी रो पड़ी। उसामा उसके करीब गया। निम्रा का दिल ज़ोर से धड़का। उसके हाथों को अपने हाथों में थामे कहने लगा, तुम्हारे दिल में जो गिले शिकवे हैं तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। मगर निम्रा खामोश रही। कहने लगी, क्या मैं सो सकती हूँ? वो जल्दी से पीछे हटा। कहने लगा, क्यों नहीं? निम्रा वहीं सोफे पर बैठी अपनी गर्दन पीछे को टेक लगाए सोने लगी। कहने लगा, यहाँ क्यों सो रही हो? उठो। इसे पकड़े फ्लैट के सबसे अच्छे बेडरूम में लेकर गया।
बेडरूम में लग्जरी चीज़ें, फर्नीचर, सहूलियत देखकर निम्रा ने कोई तासुर ना दिया। बस उसे अब इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ने वाला था। उसे तो यही था कि ज़िंदगी उसके साथ हर मोड़ पे मजाक कर रही है। ना जाने अब की बार उसके साथ क्या मजाक हो। बस उसने ये कहा कि इस सब की ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं भी सो जाऊंगी। बोला कहीं भी? ये घर तुम्हारा है, मालिकन हो तुम इस घर की। निम्रा बेड पर लेटी जबकि उसामा वहीं सोफे पर लेट गया, ताकि तुम्हें मेरी मौजूदगी से किसी किस्म की कोई तंगी ना हो। निम्रा को तो लगा था शायद उसके वजूद तक रसाई चाहता है वो, मगर उसने तो कोई जिद नहीं की। कुछ ही वक्त में वो सो चुकी थी। ना जाने कितनी थकावट, कितने दुख, कितना कुछ तो था उस बेचारी के कंधों पे। वो सो गई तो उसामा धीमे कदमों के साथ चलता बेड के करीब आया। बेड कराउन के साथ टेक लगाता, उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाता, उसके चेहरे को गौर से देखता रहा। इस चेहरे को देखने की जितनी उसके अंदर हसरत थी, जुस्तजू थी, उसका तो जी चाह रहा था कि सदियां बीत जाएं और वो यूं ही देखता रहे। कहने लगा, कितनी मासूमियत है ना इस चेहरे पे, पाकीज़गी तुम्हारे चेहरे से झलक रही है। मगर निम्रा, तुम रात की इस वक्त क्लब में क्या कर रही थी? और सकीना माई ने ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगाया था? मैं जानता हूँ तुम किरदार की पाक साफ हो, मगर मैं इन सब बातों की तह तक ज़रूर जाऊँगा। मैं तुम्हारी इज्जत पर उठने वाली हर उंगली को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। आज से तुम चौधरी उसामा की बीवी पूरे इज्जत के साथ, पूरे मान के साथ ज़िंदगी जियोगी। दूसरों के किए की गुनाह की सज़ा तुम्हें नहीं मिलेगी। ये मेरा वादा है तुमसे। ना जाने कब वो भी नींद की वादियों में चला गया। यूं ही बैठा वो सो चुका था। रात को निम्रा बेदहानी में करवट लेते चौधरी उसामा के करीब उसकी टांग पर सर रख के सो रही थी। सुबह उसामा की आंख खुली। उसने अपने इतने करीब निम्रा को देखा तो वो भी अनजाना सा बनकर आंखें बंद किए सोने की एक्टिंग करता रहा। निम्रा की आंख खुली तो वो हड़बड़ाकर पीछे हटने लगी, जबकि उसका हाथ उसामा के हाथों में था, उंगलियों में उंगलियां बेबस्त। उसने अपना हाथ खींचा तो उसामा हल्का सा हिलकर फिर सोने वाली एक्टिंग करता निम्रा के ऊपर अपनी टांग रखी। उसे खुद से दूर नहीं होने देना चाहता था। निम्रा के दिल की धड़कनों में जैसे तूफान सा बरपा हुआ। वो लाख कोशिश के बावजूद भी नाकाम रही। उसने अपने ऊपर से उसामा की टांग को हटाना चाहा, मगर वो जैसे अभी उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद नहीं करना चाहता था। जब उसामा को एहसास हुआ कि अब निम्रा परेशान हो रही है, तो उसने धीरे से मलते हुए अपनी आंखों को खोला और ऐसे नाटक किया कि जैसे वो सच में सो रहा था। निम्रा उसामा की तरफ देखकर झिझकते हुए पीछे हटने लगी। उसामा ने उसकी कमर पर हाथ रखकर एक झटके से उसे अपने करीब किया। कहने लगा, तुम नहीं जानती निम्रा, इस चेहरे ने कितना तड़पाया है मुझे, और जब मेरे पास है तो मुझे जी भर के देखने तो दो खुद को। वो कुछ नहीं बोली, बस हैरान हुई थी उसामा की बात पर। वो बोला, तुम यही सोच रही होगी ना कि अचानक मैं इतना क्यों मेहरबान हो रहा हूँ तुम पे, या कुछ भी तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा। इन 3 सालों में मैंने कभी तुम्हारी खबर तक नहीं ली, और इन चंद दिनों में मुझे क्या हो गया, जानना चाहोगी निम्रा? उसने सवालिया सी नजरें उठाकर उसामा की तरफ देखा, जिसकी आंखों में मोहब्बत का ठाठे मारता समंदर था। वो चंद पल से ज्यादा उसकी आंखों में देख ही ना पाई और नजरें झुका गई। कहने लगा, तुम्हें याद है जब हमारी पहली मुलाकात चंद साल पहले मार्केट में हुई थी? निम्रा कुछ देर सोच में पड़ गई। कहने लगी, जी, मगर उन सब चीज़ों का इससे क्या ताल्लुक? कहने लगा, मैं नहीं जानता कि उस मुलाकात का मेरी आने वाली ज़िंदगी से इतना गहरा ताल्लुक बन जाएगा कि मैं किसी और को सोचने के काबिल भी नहीं रहूँगा। कहने लगी, क्या मतलब? वो उठकर बैठता निम्रा के रूबरू बैठा, उसके हाथों को थामते मोहब्बत से। कहने लगा, यकीन करो या ना करो, मगर ना जाने उस दिन के बाद मुझे हर वक्त सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आता रहा, और ये तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने से एक पल के लिए नहीं हटता। मैं बेचैन मजबूर था। ना तो मुझे तुम्हारे नाम का पता था, ना घर का, ना एड्रेस। और फिर कुदरत की करनी देखो कि उसने तुम्हें मेरी किस्मत में लिख दिया। तुम मेरी बीवी थी,
मगर मैंने तुम्हारी तरफ सिर्फ इसलिए नहीं देखा क्योंकि मेरे दिल में तो निम्रा की मोहब्बत थी। नहीं जानता था कि तुम ही वो लड़की हो जिससे मुझे मोहब्बत हुई है। मैंने तो अपने दिल में बस अपनी मोहब्बत के पहरे जमा लिए थे। किसी और लड़की की तरफ देखना तो दूर की बात, सोचता भी नहीं था। वरना मैं सोच सकता था। और तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने की यही एक वजह है निम्रा, कि जब मैं 3 साल बाद पाकिस्तान वापस आया और तुम्हें अपने ही घर के लॉन में देखकर मैं तो ठठक सा गया था। मेरी हैरत की कोई इंतहा न थी कि जिस लड़की को पाने की मैं दुआएं करता था, जिसके लिए मेरी तड़प, मेरी शिद्दत तो मेरी हर दुआ का मरकज़ बन चुकी थी, वो लड़की मेरी ज़िंदगी में मौजूद है, मगर मुझे एहसास तक नहीं। उस रात से मेरा सुकून ख़राब हो गया। निम्रा, अगले दिन मैंने नाश्ते की टेबल पर तुम्हारा पूछा, मगर अम्मा बेगम ने बात को वहीं पर ख़त्म कर दिया। लेकिन उस दिन जब मैं ज़मीनों पर गया था, मैं सोच के आया था कि आज रात तुम्हारे कमरे में आऊँगा, तुम्हें अपनी मोहब्बत के बारे में बताऊँगा। सबूत के तौर पर तुम्हें मैं अपनी लाइब्रेरी दिखाऊँगा जिसमें हर जगह तुम्हारी तस्वीरें ही हैं, उसी से भरी पड़ी है। इस बात पर निम्रा चौंकी। मेरी तस्वीरें कैसी आपके पास? कहने लगा, मेरा कलम, मेरा ब्रश, मेरा हाथ कुछ और बनाता ही नहीं था सिवाय तुम्हारे चेहरे के। और जानती हो, अम्मा बेगम जान चुकी थी कि मेरी मोहब्बत तुम हो, जो मेरे निकाह में हो। शायद तभी तो मेरी शादी पर जोर दे रही थी। निम्रा भी बेदहानी में बोली, शायद तभी उन्होंने मुझे घर से निकाला और शेल्टर होम पहुंचा दिया। निम्रा की बेदहानी से मुंह से निकली बात पर उसामा चौंकते हुए ठठक सी गई। कहने लगा, क्या कहा निम्रा? तुम्हें घर से किसने निकाला था? वो बात को बदलने लगी, नहीं कुछ नहीं। बोला, तुम्हें मेरी कसम है निम्रा, तुम सच बोलोगे और इस घर से निकालने से लेकर इस क्लब में जाने तक बिना रुके मुझे सब हकीकत बता दो। वो गुस्से में बोली, किस हक से पूछ रहे हैं आप? आपकी वजह से ही तो हुआ है मेरे साथ। शौहर अगर साथ देने वाला हो तो बीवी यूँ दर बदर तो नहीं होती। आपकी करम नवाजियों से ही मैं दर बदर हुई हूँ। तो फिर अब कैसा दुख और हमदर्दी। आज आपको अपनी मोहब्बत याद आ गई। तो चौधरी साहब, आप खुद गर्जी है ना? जब पता चला कि ये लड़की मेरी मोहब्बत है तो आपके दिल का समंदर ठाठे मारता जोश में आ गया। वरना आप तो एक मासूम लड़की को सारी जिंदगी की सज़ा दे चुके थे ना। जाने में किन किन हाथों का खिलौना बनती। आपकी ज़ात को तो ज़रा परवाह नहीं थी ना। वो 3 साल जैसे मैंने आपके घर में गुजारे हैं, फिर शेल्टर होम, और शेल्टर होम से भागने की वजह ये थी कि आपके निकाह में होते हुए मुझे किसी और के निकाह में दिया जा रहा था। उस आदमी के जिसके जवान बच्चे हैं, बीवी है। सिर्फ वो मुझे जिनसी तस्कीन के लिए शेल्टर होम से ले जाना चाहता था। बदले में शेल्टर होम के इंचार्ज को उसने कितनी बड़ी रकम दी। ये सब चौधरी साहब आप ही की तो करम नवाजियाँ हैं। वो गुस्से में जैसे निम्रा पर हज़ियानी सी कैफियत आ रही हो गई थी। उसके हाथ पैर कांपने लगे, उसकी होंठ कांप रहे थे बात करते हुए। उसामा ने उसे कहा, प्लीज़ निम्रा, कुछ भी मत बताओ। तुम्हारी इस वक्त कैफियत नहीं है और ना ही मैं तुम्हें मजबूर करूँगा। और तुमने जो भी बात कही है वो सच कही है। वाकई मैं खुद गर्ज हूँ। जिससे ही मुझे पता चला कि तुम वो लड़की हो जिसे मुझे मोहब्बत है, तो मैं तुम्हारे पीछे पागल होने लगा। वरना तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम भी इंसान हो, हमदर्दियाँ डिज़र्व करती हो तुम। मगर नहीं, अगर मैं ना जानता कि तुम ही मेरी मोहब्बत हो तो शायद आज भी तुम उन मुसीबतों का सामना कर रही होती। तुम जो सज़ा दो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। निम्रा ने पलकों की भार उठाकर उसकी तरफ देखा। उसका दिल तो जैसे थम सा गया था। कहने लगी, तो ठीक है चौधरी साहब, आपकी सज़ा ये है कि आप आज के बाद मेरे सामने नहीं आएंगे। आपने मुझे यहाँ पर रखा है, यह आपका एहसान है मुझ पर, मगर मैं कभी भी दोबारा आपके सामने आना पसंद नहीं करती और मुझे मजबूर भी मत करना। उसामा ने दिल पर पत्थर सा रखा। एक आंसू उसकी आंखों से टूट कर गिरा, मगर वो कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश का एहतराम करूँगा। आज के बाद ज़िंदगी तुम्हारे मुताबिक चलेगी, तुम्हारे हुक्म पर चौधरी उसामा अमल करेगा। आधा दिन गुजर चुका था। उसामा उठा, फ्रेश होता,
फ्लैट से बाहर निकल गया। अब अकेले घर में निम्रा का दिल भी डरने लगा कि वो यहाँ पर कैसे रहेगी। थोड़ा वक्त गुजरा जब उसामा वापस आया। पास उसके हाथों में काफ़ी सारा सामान था जिसे उसने किचन में रखा। कहने लगा, तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ ले आया हूँ। इसके बाद वो निम्रा के पास आया, उसकी तरफ हाथ बढ़ाते उसे मोबाइल थमाते कहने लगा, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए, तुम्हें जब भी ज़रूरत हो, किसी भी चीज़ की कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। बाकी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, लेकिन हर रोज़ मैं रात को यहीं पर रुकूँगा, समझी। ये कहकर वो चला गया। मगर अब उसके दिल में जितने भी सवाल जन्म ले रहे थे कि क्या अम्मा बेगम ने निम्रा को घर से निकाला, तो फिर सकीना ने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों कही और किसके कहने पे। वो घर गया, उसने जज्बाती होकर नहीं, अब की बार होश से काम लेना चाहा। वो बस ये सोच रहा था कि किसी तरह सकीना माई अकेली उसे दिखे और वो उनसे सारी मालूमात ले, क्योंकि इतना वो जान चुका था कि इन सारी बातों की खबर सकीना माई को अच्छे से है। दोपहर का खाना उसने बड़े चुपचाप घर वालों के साथ बेदिली से खाया। उसकी एक एक बात को फरहत बेगम नोट कर रही थी, लेकिन कहने लगी, क्या बात है उसामा, कल रात तुम घर भी नहीं आए और अब जब आए हो तो तुम्हारे चेहरे पर परेशानी और थकन के आसार हैं। सब ठीक है ना? कहने लगा, अम्मा बेगम दुआ कीजिए सब ठीक ही हो, वरना। वो अपनी बात को अधूरा छोड़ते डाइनिंग से उठकर कमरे में चला गया। फरहत बेगम को जैसे कुछ ठटका हो। सकीना, हाँ माई, जो दोपहर के काम के बाद नमाज के लिए अपने कमरे में गई। इसी मौके की तलाश में तो उसामा था, वो भी सर्वेंट क्वार्टर में गया। कहने लगा, सकीना माई, कितने सालों से आप इस घर में रह रही हैं, क्या कभी आज तक आपको कोई परेशानी हुई? वो परेशान होती जाए नमाज से उठी। कहने लगा, नहीं नहीं, आप जाए नमाज पर ही बैठी रहे, क्योंकि जो बातें मैं आपसे पूछने लगा हूँ वो आप इस जगह पर बैठी झूठ नहीं बोलेंगी, ये तो मुझे यकीन है। सकीना माई के हाथ पांव जैसे ठंडे होने लगे थे कि आखिर छोटे चौधरी को अचानक हुआ क्या है। सकीना माई, आपने उस रात जो मुझे बात बताई थी, अब मुझे बताएं कि उसके पीछे की हकीकत क्या है, क्योंकि इतनी बात तो मैं जान चुका हूँ कि आपने वो बात झूठ बोली है, और इस झूठ में जाहिर है आपका तो कोई फ़ायदा नहीं। किसके कहने पे बोला? अगर आप बता देंगी तो ये आपके लिए अच्छा होगा, वरना हकीकत तो मैं वैसे भी पता लगा लूँगा। सकीना माई बोली, देखें छोटे चौधरी, इस घर के अलावा मेरा कोई आसरा नहीं। अगर मैंने अपना मुंह खोला तो मेरी ये आखिरी पनाहगाह भी जाती रहेगी। उसामा के दिल को कुछ सुकून हुआ। वो उतावला सा होता कहने लगा, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको बेघर नहीं होने दूंगा कि सारी जिंदगी की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। बताइए हकीकत क्या है, इससे पहले कि मासूम जिंदगियां निगली जाएं और फिर आपके पास पछतावे के अलावा कोई ना बचे। और मजलूम पर जब जुल्म हो तो जालिम का साथ देने वाला भी जालिम ही कहलाता है, ये याद ज़रूर रखिएगा। सकीना माई कहने लगी, छोटे चौधरी, जब से आपने उस लड़की को निकाह करके इस हवेली में छोड़ा है ना, दिन रात उस मासूम की हालत पर मुझे तरस आता था। जितना हो सके मैं उसे हमदर्दी तो करती थी, मगर मेरे बस में नहीं था। आप नहीं जानते उसने ये 3 साल इस घर में कैसे कर्ब से गुजारे। आपने तो सिर्फ उस गुनाह की उसे सज़ा दे दी जो उस बेचारी ने किया भी नहीं था। वो अपने बाप के गुनाह की भेंट चढ़ी, क्या कुछ नहीं उसने सहा। इस घर में वो सब तो फिर भी बेचारी बर्दाश्त करती रही, मगर ज़ब्त का बंधन उस दिन टूटा जब आपकी वापसी के 1 दिन बाद ही बड़ी बेगम ने कहा कि निम्रा को किसी शेल्टर होम पहुंचा दिया जाए। मैंने मज़ाहमत करनी चाही, मगर फ़ौरन मेरा मुंह बंद करवा दिया गया। उस दिन रोती बिलखती निम्रा को मैं शेल्टर होम में बेसहारा लोगों की तरह छोड़ आई। वो मेरे पाँव पड़ रही थी, तरले मिन्नतें वास्ते दे रही थी कि सकीना माई प्लीज़ मुझे यहाँ से बचा लें, मुझे इस दहकती आग में मत छोड़ कर जाएं। मगर मैं भी मजबूर थी छोटे चौधरी। मैं उस रोती हुई मासूम लड़की को वहाँ छोड़कर आ गई। उसके बाद से ना जाने उसके साथ क्या सलूक हुए मैं नहीं जानती, मगर आप आज ये सब क्यों पूछ रहे हैं? उसामा कहने लगा, बस सकीना माई, एक आखिरी एहसान कर दीजिए,
कि मैंने ये जो बातें आपसे पूछी हैं ये आप किसी से जिक्र मत कीजिएगा कि मैं इस सच्चाई को जान चुका हूँ। सकीना माई ने इस बात में सर हिलाया। चौधरी उसामा वहाँ से बाहर निकला। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे, लेकिन अब वो मुसलसल रातों को घर से बाहर रहने लगा था। तो फरहत बेगम को भी जैसे कुछ गलत होता महसूस होने लगा। उन्होंने उसी शेल्टर होम में पता करवाया। जब वहाँ से उन्हें ये पता चला कि वो लड़की यहाँ से भाग गई और शेल्टर होम दोबारा वापस नहीं गई, तो उनका शक यकीन में बदल गया। लेकिन इन दिनों फरहत बेगम की तबीयत अचानक ख़राब रहने लगी। आज रात फ्लैट पर पहुंचा। रात का वक्त काफ़ी हो चुका था, तकरीबन 11 बजने वाले थे, वरना वो बहुत जल्द वक्त पर ही चला जाता। आज उसके लेट आने पर निम्रा को भी जैसे इंतज़ार था कि आज क्या हुआ, जो उसामा अभी तक नहीं आया। मौसम ख़राब हो रहा था, बारिश होने लगी। बादल इतने ज़ोर से गरज रहे थे। जितनी निम्रा को बारिश पसंद थी, उतना ही वो बादलों की गरज चमक से डरती थी। मगर ज़िंदगी की सख्तियों ने शायद उसके दिल को थोड़ा सख्त कर दिया। वो बेडरूम में खिड़की को खोले बारिश का नज़ारा देख रही थी, जब उसे पीछे से अपने गिर्द बाहों का हिसार महसूस हुआ। वो घबरा कर पीछे पलटी। देखा तो चौधरी उसामा उसे अपनी बाहों के हिसार में लिए आंखें बंद किए, अपना मुंह उसकी गर्दन में छुपाए कहने लगा, मेरी सज़ा को कम कर दो निम्रा। तुम्हें पाने के लिए मैं बहुत तड़पा हूँ, मज़ीद मत तड़पाओ। मेरे दिल को करार नहीं आ रहा। मेरे दिल का चैन सुकून तुम्हारे पास है। निम्रा, तुम मुझे कोई और सज़ा दे दो, मगर अपने करीब आने से मना मत करो, मैं मर जाऊँगा। वो वहीं ज़मीन पर बैठा उसके कदमों पर हाथ रखे कहने लगा, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। तुम जो कहो मैं वो करूँगा, लेकिन खुद से दूर रहने का ना कहो। मैं तुमसे दूर रह ही नहीं सकता। निम्रा जल्दी से पीछे हटी। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे, अच्छा नहीं लगता। बोला, क्या तुम्हें ये अच्छा लगता है कि मैं यूं तड़पता हुआ फिरूं? मैं सारी हकीकत को जान चुका हूँ वाकई, जिसके ऊपर तुम्हारे साथ जुल्म ज़्यादतियाँ हुई हैं। माफ़ी के काबिल नहीं हूँ मैं। फिर माफ़ करने वाला हमेशा बड़ा होता है ना। अगर तुम माफ़ करोगी तो मेरे दिल में तुम्हारी कदर ना जाने किस मर्तबे पर पहुँच जाए। और मैं वादा करूँगा तुमसे, यह मेरी ज़िंदगी की पहली गलती होगी। अगर तुम मुझे माफ़ कर दो तो उसके बाद कभी भी मेरी गलती को बेशक माफ़ करने की बजाय जैसे भी सज़ा दो मैं काटूँगा। एक बार तो मौका देना चाहिए। वो रोए जा रहा था। निम्रा का दिल भी पसीज सा गया, उसे बच्चों की तरह बिलबिलाते रोते हुए देखकर। अब उसने अपने लबों से कोई गिला शिकवा नहीं किया था। उसामा उठा, उसे अपनी बाहों में भरते, अपने सीने से भींचते हुए कहने लगा, निम्रा, मोहब्बत ये कैसा रोग है। जब ये दिल को लग जाता है ना, तो इसका इलाज सिर्फ महबूब के पास होता है। महबूब चाहे तो ज़ख्मों पे मरहम रख दे, चाहे तो ज़ख्मों को मज़ीद कुरेद कर दर्द की असीयत तक पहुंचा दे। और पता है, आशिक जो है ना, जो आशिक होता है, वो फिर दर्द हो या मरहम, इसकी परवाह किए बगैर महबूब के कदमों में घिरता चला जाता है। तो मुझे अपनी बाहों में समेट लोगी तो ये आशिक तुम्हारा एहसानमंद रहेगा। आज उसके सामने अपने दिल को वो एक खुली किताब की तरह रखते हुए धीरे धीरे निम्रा को मोहब्बत के लम्स से रोशनास कराता, इसे अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोने लगा था। रात कब गुजर गई उन दोनों को एहसास ना हुआ, मगर निम्रा जो आज सच में शौहर की मोहब्बत का सुकून पाकर खुद को पुरसुकून सा महसूस कर रही थी, आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़िंदगी नॉर्मल रूटीन पर आने लगी। अब जब फरहत बेगम ने कहा कि देखो उसामा बेटा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, मैं अपने हाथों से तुम्हारे चेहरे पर सेहरा सजा हुआ देखना चाहती हूँ, तब उसामा ने कहा, ठीक है अम्मा बेगम, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो ठीक है, निकाह तो मेरा हो चुका है, शादी की रसूमात कर लें बेशक। कहने लगी, क्या मतलब है तुम्हारा? बोला, मैं निम्रा के साथ बहुत खुश ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अगर तो आप उसे बहू कबूल कर लेती हैं तो इस घर की खुशियों में 4 चांद लग सकते हैं। अगर नहीं भी करती तो मैं आपको कोई प्रेशर नहीं डाल रहा पर मैं जैसे उसके साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ गुजारता रहूँगा। फरहत बेगम उठी, गुस्से के साथ बोलते हुए कहने लगी, क्या मतलब है तुम्हारा?
कौन सी निम्रा और किसके साथ तुम जिंदगियां गुजार रहे हो? बोला, अम्मा बेगम वही लड़की जिसके साथ मैंने निकाह किया था, और अब जबकि मैं जान पाया हूँ कि वो मेरी मोहब्बत है तो फिर मैं कैसे उसे पीछे हटता। ये मेरी तरबियत है कि मैं अपनी माँ के किसी भी की ज्यादती का उनसे जवाब मांगने नहीं आया। आप मुझसे बड़ी हैं, बस मैंने यही लिहाज किया, बाकी मैं हर बात जो मेरी गैर मौजूदगी में जो कुछ भी हुआ सब कुछ जान गया हूँ। चौधरी करमदीन कहने लगे, बरखुरदार, ये किस लहजे में माँ से बात कर रहे हो और माँ बाप को फैसले सुना रहे हो? अगर तुम इतने ही बड़े हो गए हो तो ठीक है, जाओ उस लड़की के पास, तुम्हारा इस ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ या वास्ता नहीं। वो भी कुर्सी से उठा, कहने लगा, ठीक है, अगर आपको ये मंजूर है तो बीवी का तो मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। उसामा भी चंद कदम ही चला कि फरहत बेगम चकरा कर ज़मीन पर गिर गई। घर में तो जैसे कहराम सा मच गया था। उसामा उन्हीं कदमों पर भागता वापस पलटा, फरहत बेगम को होश दिलाने की कोशिश कर रहा था। उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, मगर कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी। उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि इनका ब्लड प्रेशर शूट हुआ है, जिसकी वजह से इन्हें स्वेयर किस्म का फालिज का अटैक हो गया। ये सुनकर तो जैसे सबके कदमों तले ज़मीन ही निकल गई। फरहत बेगम के जिस्म का दायां हिस्सा सारा महफूज हो गया था। ये था कि वो अटकते लहजे में बात कर सकती थी। कुछ ही देर में डॉक्टर्स ने जब इजाज़त दी फैमिली को मिलने की, सब लोग फरहत बेगम के पास गए। वो कहने लगी, उसामा। उसामा जल्दी से अपनी माँ का हाथ थामे उनके पास बैठा, उनके सर को सहलाता, माथे पर चूमते कहने लगा, अम्मा बेगम क्या हो गया, क्यों इतनी टेंशन ले ली आपने? आपका बेटा आपका ही रहेगा, कहीं नहीं जा रहा मैं। अगर आपको उस लड़की से नफ़रत है तो मैं कभी उसका नाम आपके सामने नहीं लूँगा, मगर खुदा का वास्ता है हम पर यह जुल्म मत कीजिएगा, हम आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। बच्चों की तरह रोता हुआ अपनी वालिदा के सामने अपने दिल की कैफियत को बयान कर रहा था। फरहत बेगम ने बामुश्किल ही बोला, उसामा, उस लड़की को लेकर आओ, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं उस लड़की को दिल से कबूल करती हूँ। ये सुनना था कि सबके चेहरों पर जैसे खुशी की लहर दौड़ी हो। फरहत बेगम को छुट्टी मिली, सब लोग उनको हॉस्पिटल से घर लेकर गए। रात हो चुकी थी, तब तक उसामा भी आज निम्रा को लेकर घर पहुंचा। निम्रा का दिल तो बहुत डरा था, मगर फरहत बेगम की तबीयत का सुनकर वो बेचैन सी भी थी। वो घर आई, झिझकते हुए उनके कमरे में गई, कहने लगी, आंटी ये क्या हो गया आपको? फरहत बेगम की आंखों से आंसू तवातुर से बहे। वो बामुश्किल बोली, ये तुम्हारे साथ की जाने वाली ज़्यादतियों की अल्लाह ताला ने मुझे सज़ा दी है, वही भुगत रही हूँ। हो सके तो बेटा मुझे माफ़ करना, तुम्हें उन गुनाहों की सज़ा दी गई जो तुमने शायद कभी किए ही नहीं। निम्रा आगे बढ़ी, कहने लगी, आप मेरे लिए मेरी माँ है। आज तक मैं माँ के प्यार के लिए तरसी हूँ, मगर आज से मैं आपको उसामा की तरह अम्मा बेगम ही कहूँगी। निम्रा भी अपने दिल को बड़ा करके माजी को भुलाने की कोशिश कर चुकी थी। अगर वो माजी को याद भी रखती तो सिवाय दुख और तकलीफ़ों के कुछ नहीं था। बेहतर यही होता है कि माजी को भुलाकर आगे बढ़ा जाए। बेशक माजी की तलखियाँ हमारे जहन से, हमारे दिल से नहीं निकलती, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो ज़िंदगी आसान हो सकती है। वक्त गुजरने लगा। निम्रा दिन रात फरहत बेगम की आवभगत में लगी रहती, उन्हें कभी बेटी की कमी महसूस ही ना होने दी। बीमारी में उनका इस कदर अच्छे से ख्याल रखती निम्रा ये साबित कर चुकी थी कि उसने दिल से फरहत बेगम को माँ तस्लीम किया। चंद महीनों की मेहनत रंग लाई। फरहत बेगम के जिस्म में हरकत आना शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता करते वो अपने पैरों पर खड़ी हुई, चलने लगी। और अब सच में उन्होंने निम्रा को दिल से बेटी मान लिया था। और हर वक्त वो जब भी कोई बात होती निम्रा से माजी की माफ़ी मांगती। निम्रा उन्हें कहती, अम्मा बेगम, बेटियों से माएँ माफ़िया नहीं मांगती। वो अपने खुलूस और अच्छे दिल से सबके दिलों को जीत चुकी थी और उसामा की मोहब्बत ने उसके रूप को और निखार दिया था। और अब जब उसे ये पता चला कि वो माँ बनने वाली है, तो उस खबर ने तो उसामा और निम्रा की ज़िंदगी को जैसे मुकम्मल कर दिया था। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।
मिलते हैं एक नई कहानी के साथ हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।